हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग सी यू टी पी जी सी यू पी 11 के जो 2026 के पेपर में जितने भी क्वेश्चंस क्वांट सेक्शन से आए थे उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं एक बात बता दूं आपको कि ये जो पेपर कोड सी यू पी 11 दे रखा है, इसके अंदर आपका सी यू टी पी जी एल एल बी का एग्जाम भी होता है। इसी पेपर कोड के अंदर आता है। बी एच यू में एक एग्जाम होता है, एम पी एम आई आर कोर्स होता है, उसका भी पेपर कोड आपका CPP 11 है। और टिस में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसका पेपर कोड CPP 11 है। तो CPP 11 के अंदर जो भी आपके कोर्सेज हैं और तो उसमें जो इसके पेपर में जो क्वांट सेक्शन से जो क्वेश्चंस आते हैं उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इस साल अगर हम 2026 की बात करें तो क्वांट सेक्शन से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके एग्जाम में 14 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और उसमें से एक क्वेश्चन एनटीए ने क्या किया था, इसको ड्रॉप आउट निकाल दिया था, ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि उसमें अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि ऑप्शन में कुछ एरर थे। ठीक है। यहाँ पर आप लोग बने रहिएगा और एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी एग्जाम में हर एक सेक्शन का इम्पोर्टेंट रोल होता है। और आप ऐसा नहीं कर सकते कि अगर आपका 13 से माइनस 13-14 क्वेश्चन आते हैं तो उसको छोड़कर चले जाएं। है ना। बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, लगातार हम लोग इसका इसका पेपर लगातार जो है सोल्यूशन आपको देते रहते हैं हर साल का। इस साल भी देंगे और इस साल देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे और उस का सॉल्यूशन क्या है, कितना इजी हो सकता है। तो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे बेस्ट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द रेडियस ऑफ पाइप जो रिड्यूस बाय 1/4, कह रहा है कि उसका जो वॉल्यूम होता है रिमेन अनचेंज होता है। जो पाइप होती है, आप जानते हैं कि वो जो पाइप होती है वो सिलिंड्रिकल होती है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कांस्टेंट है, रेडियस को जब 1/4 कर देता है, तो जरा बताइए कि जो आपकी कह रहा है कि व्हाट विल बी इट्स लेंथ नाउ, जो इसकी जो अब जो लेंथ हो जाएगी जब आप रेडियस को रिड्यूस करेंगे, तो जो हाइट होगी, लेंथ माने उसकी हाइट, वो ओरिजिनल की कितनी है, कितनी गुना है, कितने टाइम्स है, यही आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि पाइप होती है कैसी है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। पाइप होती है सिलिंड्रिकल, और सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है आप जानते हैं कि πr² होता है, ये होता है सिलेंडर का वॉल्यूम। कह रहा है कि पाई तो कांस्टेंट होता है, कह रहा है कि रेडियस को 1/4 कर दिया, यानी r/4 कर दिया गया, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, πr²। रेडियस हो गई आर, आर की जगह r/4। वो हाइट हो जाएगी, क्योंकि रेडियस से रिड्यूस करेंगे तो हाइट चेंज होगी, और हाइट होगी मान लेते हैं h डैश हो गई। तो अब जो वॉल्यूम हुआ π × r/4 का होल स्क्वायर इंटू h डैश। अब भी वॉल्यूम कह रहा है v है, यानी दोनों चीजें सेम है। जब दोनों चीजें सेम है, दोनों को इक्वल कर लो। दोनों जब आप इक्वल करोगे, अब नहीं कि फिर से एक लाइन लिखते जा रहे इक्वल करनी, यहीं पे इक्वल कर लो ऐसे। ये नहीं कि बार बार लाइन लिखी, जब इक्वल करोगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इधर r², इधर भी r² कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा देखिए v से v। देखिए इक्वल जब आप करेंगे तो क्योंकि v को देखो इक्वल क्यों कर रहे हैं, यहाँ भी वॉल्यूम v है, यहाँ भी वॉल्यूम है, ये वाली पूरा टर्म, ये वाला पूरा टर्म इक्वल हो जाएगा। अगर आप समझ नहीं पा रहे हो यहाँ पे इक्वल कैसे हुआ, तो ऐसे देखिए हो जाएगा πr² h π × r/4 का होल स्क्वायर इंटू h डैश। यही तो, क्योंकि वी भी सेम है तो लेफ्ट, अगर राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड भी सेम हो जाएगा। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r² देखिए यहाँ भी आएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा h। h की वैल्यू आ जाएगी देखिएगा, 1/4 का स्क्वायर करेंगे 1/16 इंटू एच डैश। यहाँ से h डैश निकालेंगे, 16 मल्टीप्लाई करेगा तो 16 इंटू एच। यानी जो अब हाइट होगी वो पहले वाले हाइट का कितना हो जाएगी, 16 गुना हो जाएगी। एक लाइन लिखना है πr²h = π × r/4 का होल स्क्वायर इंटू एच डैश। पाई पाई कैंसिल, आर आर कैंसिल, 1/16 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एच डैश की वैल्यू 16h आ जाएगी। 15 सेकेंड का क्वेश्चन है, यानी ऑप्शन जो हमारा राइट होगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि अ मैन डिपॉजिट 5,000 रुपीज बैंक, कोई आदमी, कोई मैन है, वो 5,000 रुपए किसी बैंक ए में जमा करता है। फिर कह रहा है कि SI पे जमा करता है 5% पे। और उसी दिन कह रहा है कि दूसरे बैंक में वो 5,000 रुपये, उतना ही अमाउंट 5% के रेट के साथ कंपाउंड CI, है ना, उसको को CI मिलता है, वहां पे जमा करता है। कह रहा है कि बताइए कि व्हाट अमाउंट ही विल रिसीव फ्रॉम टू बैंक ऑन द मेच्योरिटी आफ्टर 3 3 ईयर्स। तो 3 साल के बाद उनको कितना कितना अमाउंट मिलेगा, निकालना है।
बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। 5% का रेट है, 3 साल की बात है। नेट रेट आपको एसआई का तो तुरंत समझ जाएंगे नेट रेट कितना होगा। एसआई की बात कर रहा है, रेट आपका है कितना, 5%। टाइम आपका है 3 इयर्स। अगर मैं एसआई की बात करूं तो एसआई का रेट कितना, एसआई का 3 साल का नेट रेट कितना हो जाएगा, 5 × 3 कर लीजिए, टाइम को मल्टीप्लाई करिए रेट से, तो 15% आपको एसआई मिलेगा। अगर मैं सीआई की बात करूं तो ओरली समझते हैं। 5% का 3 साल का अगर सीआई निकालना है तो जाकर के क्लास देखिए, बेसिक में बताया गया। अगर आप कहीं भी पढ़े होंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि 15.7625%, ये आपका सीआई होता है, ये आपका एसआई होता है। 1% से भी कम का डिफरेंस होता है। पांच, अगर मैं कहूँ, आप पूछा अमाउंट बताइए, तो अमाउंट अगर आपको निकालना है एट एसआई पे निकालना तो कितना हो जाएगा, 5,000 का 115% इंटरेस्ट मिलेगा। तो 5,000 का 15% निकालेंगे 750 आएगा। ओरली निकाल लीजिए। 5,000 में 750 ऐड करेंगे तो 5750, यानी 5750 आपका आ जाएगा अमाउंट। आप ऐसे नहीं निकाल पाते, ऐसे निकाल लीजिए 5,000 का। भाई पाँच 15% इंटरेस्ट का मतलब अमाउंट कितना हो जाएगा, 115%। परसेंट से 2 जीरो चला जाएगा, 50 का 115 मल्टीप्लाई करना, एक जीरो बढ़ा लीजिएगा। 115 का 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 575 आएगा। तो आपको इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं, ओरली कर लिया करिए, इतनी सिंपल सी चीज है। अमाउंट निकल के चला आएगा। अगर मैं अमाउंट निकालूं सीआई वाले पे तो कितना मिलेगा। भाई देखिए, अब मैं निकालूंगा ही नहीं, तुरंत मैं ऑप्शन पे जाऊंगा, मैं देखूंगा यार एसआई जो जो अमाउंट मिला है, जो सिंपल इंटरेस्ट पे वो मिला है 5750। तो यहाँ पे तो देखिए गया, यहाँ बी में भी देखिए दिख रहा है 5750, यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन इसमें नहीं दिख रहा है। तो दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, सी और ए, और फर्स्ट ऑप्शन और डी ऑप्शन। अब इन दोनों में कौन सा राइट होगा। अब आप देख पा रहे हैं कि सी आई यहाँ पे दे रखा है 6,750, यहाँ 5,788। अरे यार सी आई निकालने की जरूरत ही नहीं। आप ये देख पा रहे हैं कि 15.7625% इंटरेस्ट है, यानी 1% से कम। आप देख पा रहे हैं कितना, 1% से भी जो है कम, जो आपका इंटरेस्ट ज्यादा है सीआई में, यानी कि वैल्यू बहुत कम आएगी। यानी सिविल, यानी कि 5,000 का मगर 1% निकालता, अगर मैं 5,000 का 1%, अगर मान लीजिए 16% होता, सोचो, एक बात सोचो, है ना, अगर ये 15 पॉइंट ना, अगर ये 16% होता तो मेरा क्या आता, तो मेरा जो आता कितना आता, तो मेरा आता 80 रुपए। देखिए 16% अगर निकालता मैं, परसेंट निकालता 5,000 का, तो क्या निकल के आता, निकाल 2% हो जाएगा, 800 रुपये आता। यानी 5,800 होता। 5,800 कब होता, जब ये 16% होता। सिंपल सी बात है। लेकिन यार 16 से कम है, तो यानी आंसर जो होगा 5800 कम होगा, 5800 से कम होगा तो कहाँ चला गया, 5800 से कम का मतलब ये है, ये मेरा आंसर हो जाएगा 5। कहाँ चला गया, सेकंड वाला नहीं, सी वाला ऑप्शन देखिएगा, इसको मत टिक कर दीजिएगा, ये वाला 5788। अब ये मत करने जाइएगा कि 5,000 का, अब सॉल्व कैसे करते हैं, आप बोलते हैं सर 5,000 का, अब मैं 115.7625% निकालूंगा, 2 जीरो कैंसिल करूंगा, फिर मल्टीप्लाई करूंगा। ये सब करने की जरूरत नहीं है। अप्रोक्सीमेशन देखना है कि भाई 15% के हिसाब से, जब 115% की वैल्यू ये है, और ये अगर अगर ये 16% होता तो 116% की अगर मैं निकालता तो 5800 आता, यानी आंसर हमारा 5800 से भी कम आएगा। तो 57788 मेरा आंसर हो जाएगा। कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट अप्रोक्सीमेशन लगा के सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक शॉपकीपर है, प्रॉफिट कमाता इक्वलेंट टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 क्रिकेट बैट, और सेलिंग करता है 20 क्रिकेट बैट्स। तो जरा बताइए कि कैलकुलेट इट्स परसेंटेज, तो कितने परसेंट का उसको प्रॉफिट हुआ, ये आपको बताना है। आसान क्वेश्चन है। हम मान लेते हैं कि एक क्रिकेट बैट का जो प्राइस है, हम मान लेते हैं कि एक क्रिकेट बैट का जो प्राइस है, अगर मैं आपसे कहूं ये क्रिकेट बैट का जो प्राइस है, मैं आपसे कहूँ कितना कितना ले लें, 1 रुपीज अगर मैं ले लेता हूँ सपोज दैट, ये बताइए, अगर चार प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट जो हुआ है उसको, वो 4 क्रिकेट बैट्स के प्राइस के बराबर हुआ है।
तो यहाँ से अगर हम प्रॉफिट निकालें कि एक क्रिकेट बैट का प्राइस 1 रुपीज है, तो 4 क्रिकेट बैट का प्राइस कितना हो जाएगा, 4 रुपीज। यानी जिसको प्रॉफिट हुआ है वो 4 रुपीज का हुआ है। अच्छा, उसने सेल कितना किया, 20 क्रिकेट बैट। उस 20 क्रिकेट बैट को सेल करने में उसको 4 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो मैं आपसे पूछूं कि जो 20 क्रिकेट बैट्स होंगे उनका कॉस्ट प्राइस कितना होगा। आप बोलोगे कि एक क्रिकेट का 1 रुपीज, 20 का 20 रुपीज। यानी कि 20 रुपीज की चीज थी। 20 क्रिकेट बैट लेके आप मार्केट गए, 20 रुपीज का बैट था, 4 रुपए का फायदा हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल नहीं ले जाएंगे। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, 4 का फायदा, प्रॉफिट अपॉन सीपी यानी 20 × 100 कर देते हैं तो हमारा प्रॉफिट परसेंट निकल के आता है। तो 20% मेरा आंसर हो जाएगा। 25 जा और 5 4 जा। वैसे भी आप जानते हैं कि 4/20 का मतलब होता है 1/5। अगर क्लास किए हैं तो 1/5 का जो परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, तो परसेंटेज चार्ट से आपको ओरली पता होना चाहिए, नहीं कि 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकालना है। डायरेक्ट पता होना चाहिए कि 20%। ये मेरा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है, अच्छा एलसीएम एचसीएफ के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है सर। एलसीएम एचसीएफ मैंने बहुत अच्छे से कराया है। कह रहा है कि एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 12 and 360। नंबर का डिफरेंस दे रखा है 12। बताइए सम क्या होगा। देखिए जो भी सम होगा वो डिवाइड होगा एचसीएफ से, ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया है। तो पहले ये चेक कर लो यार कि कौन सा सम ऐसा है, जो भी सम होगा चारों में तो वो 12 से डिवाइड होना चाहिए। एचसीएफ माने 12, 12 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये तो 12 से डिवाइड नहीं, ये चला गया, ये चला गया। दो ऑप्शन देखिए, 50-50 का गेम हो गया यहाँ से। 50-50 का गेम हो गया, दो ऑप्शन कैंसिल, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट से कैंसिल हो गया। यानी सी और डी ऑप्शन आपका चला जाएगा। तो आपके पास ए ऑप्शन बचा, बी ऑप्शन, क्योंकि दोनों 12 से डिवाइड है, तब चेक करना पड़ेगा। अब हम सॉल्व भी कर लेते हैं, सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा। आप जानते हैं कि एचसीएफ क्या होता है, HXY, H × XY। एक्स वाई क्या को प्राइम नंबर है। ये एचसीएफ होता है, एचसीएफ दे रखा है कितना, सॉरी एच एच एलसीएम क्या होता है, HXY। और HX एलसीएम है कितना, 360। तो 360 आपका एलसीएम दे रखा है, HXY इक्वल्स टू एलसीएम होता है। यहाँ से एच की वैल्यू अगर 12 रखेंगे तो 12 × XY करेंगे 360। तो X × Y कितना आ जाएगा, 12 से डिवाइड करेगा 360 को। यहाँ 12 लिखेंगे, बाद में डायरेक्ट दिमाग में कर दे रहा हूँ, 12 से डिवाइड हुआ 360। तो 360 12 से डिवाइड 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा। यानी दो क्रो प्राइम नंबर जो होंगे उनका जो प्रोडक्ट आ गया 30 आ गया। ये आपका एलसीएम होता है ना। आपसे पूछा है कि नंबर का डिफरेंस दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, और नंबर का डिफरेंस भी 12 दे रखा है। कह रहा है नंबर का डिफरेंस 12 है। नंबर का डिफरेंस जानते हैं क्या होता है, नंबर का जो डिफरेंस होता है HX - Y, इसकी वैल्यू दे रखा है वो 12। एच एक्स क्या है, एक्स की वैल्यू 12 दे रखा है। तो अगर नंबर का डिफरेंस HX - Y हो तो 12 दे रखा है, एच की वैल्यू 12 होती भी है। तो यहाँ से अगर मैं X - Y निकालूं, क्योंकि एच की वैल्यू 12 है, तो एच अगर 12 है तो 12 का डिवाइड करेगा तो 1 आ जाएगा। यानी कि जो को प्राइम नंबर होंगे उनका डिफरेंस 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1। तो को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होना चाहिए 30, डिफरेंस होना चाहिए 1। तो बताइए कौन कौन से नंबर होंगे, निकल नहीं जाएगा। दो ऐसे नंबर तोड़ो, XY, दो ऐसे नंबर बताओ जिनका प्रोडक्ट 30 हो और को प्राइम हो, मतलब कि दोनों का है ना, और उनका डिफरेंस 1 हो। सभी लोग जानते हैं 5 6 जा 30 होता है, और 6 और 5 का डिफरेंस कितना होता है, 1। यानी अगर 30 को ब्रेक किया जाए तो 6 और 5 ये दो नंबर होंगे जिनका डिफरेंस 1 है, देख लीजिए। और ये मान लेते हैं अगर एक्स है या वाई है तो इनका डिफरेंस 1 है, इनका प्रोडक्ट 30 है। तो यही तो हो गया। तो आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था कि सम बताइए, सम क्या होता है, HX + Y। ये तो सम होता है, निकल नहीं जाएगा। 12 एच एक्स निकल गया हमारा 6, वाई निकल के आया 5। X + Y यानी 6 + 5 करेंगे 11। 12 × 11 करेंगे 132, मेरा आंसर हो जाएगा। तो कुछ करना नहीं था इसमें, समझा दिया मैंने आपको अच्छे तरीके से, HX Y वाले पूरे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। तो आसानी से इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 132। तो ऐसे क्वेश्चन जो आप आप लोग लगातार करते रहते हैं एग्जाम में। तो 49 का आंसर हो जाएगा 132। आगे चलते हैं हम लोग। ये देखिए आपका ट्रेन का क्वेश्चन दे रखा, अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। ट्रेन में क्या कहेगा, टू ट्रेन कह रहा है कि उसकी लेंथ वगैरह नहीं दे रखी, बोला कि क्रॉस ईच अदर इन 50 सेकंड। जब एक दूसरे की तरफ आते हैं तो 15 सेकंड में क्रॉस करते हैं, जब एक दूसरे को मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं
तो कह रहा है कि आप टू ट्रेन क्रॉस इधर 15 सेकंड व्हेन दे आर अप्रोचिंग इधर फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। जब अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, अप्रोच करते हैं, तो 15 सेकंड में क्रॉस करते हैं। और जब आपको सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो कह रहा है कि वो जो है 45 सेकंड लेते हैं। तो बताइए कि उनकी जो स्पीड बतानी है ट्रेन की, क्या पॉसिबल स्पीड हो सकती है। एग्जैक्ट स्पीड नहीं पूछा, पॉसिबल स्पीड क्या हो सकती है, क्या पॉसिबल स्पीड उनकी हो सकती है बताना हमको। आप जानते हैं कि जब दोनों ट्रेनें क्रॉस करती हैं, जब एक दूसरे, मान लें कि ये ट्रेन एक है, कि आपकी ट्रेन ये है, ये आपकी ट्रेन बी है, जब अपोजिट क्रॉस करेंगी तब भी जो डिस्टेंस कवर होगी, मान इनकी लेंथ L1, इनकी लेंथ L2 है, तो दोनों की लेंथ के बराबर डिस्टेंस तय करेंगी। जब यही दोनों ट्रेनें मान ली इधर जा रही है, एक ट्रेन मान वो भी इधर ही जा रही है, जब सेम डायरेक्शन में क्रॉस करेंगी तब भी जो डिस्टेंस तय करेंगी L1 + L2। यानी अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करें चाहे सेम डायरेक्शन में दो ट्रेनें क्रॉस करें, जो टोटल डिस्टेंस आती है, यानी वो क्या आती है, कांस्टेंट। क्या आएगी, टोटल डिस्टेंस आएगी कांस्टेंट। और जब डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाती है तो स्पीड और टाइम जो है क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर मैं यहां से टाइम का रेशियो निकालता हूं, तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे तो 15 सेकंड लगा रहे हैं, और सेम डायरेक्शन में 45, ये टाइम का रेशियो है। डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड का जो रेशियो आएगा, आप जानते हैं जस्ट इसका उल्टा आएगा, 45 और 15। ये स्पीड का आएगा। अगर 15 से 45 टाइम होगा तो स्पीड 45 से 15 हो जाएगी। ये जो स्पीड आ रही है, देखिए ये जो स्पीड आ रही है, ये कौन सी स्पीड आ रही है, रेशियो आ रहा है, ये रिलेटिव स्पीड का रेशियो आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ये टाइम कौन सा दिया है, अपोजिट डायरेक्शन में जो दूसरे जो क्रॉस करती है वो टाइम होगा। तो जो अपोजिट डायरेक्शन में दूसरे को क्रॉस करेंगे तो जो स्पीड होगी, कौन सी स्पीड होगी, वो रिलेटिव स्पीड होगी, दोनों स्पीड का सम होगा। जब सेम डायरेक्शन में क्रॉस करेंगी तो दोनों स्पीड का हम लोग क्या रिलेटिव स्पीड निकालते हैं, दोनों का डिफरेंस। यानी ये जो रेशियो निकल के आया है, ये इनकी रिलेटिव स्पीड का रेशियो निकल के आया है। क्या निकल के आया, रिलेटिव स्पीड का। और ये कौन सी स्पीड, देखिए ये वाला अपोजिट वाला, यानी ये जो है स्पीड का क्या है, वो दोनों ट्रेनों के स्पीड का सम का रेशियो है। ये दोनों ट्रेनों के स्पीड का या डिफरेंस का रेशियो कह सकते हैं, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो रिलेटिव स्पीड क्या आती है, दोनों दोनों ट्रेनों की स्पीड का डिफरेंस आता है। ये दोनों ट्रेनों की स्पीड का सम आएगा, प्लस वाला स्पीड आएगी। यानी ये प्लस वाली स्पीड दोनों ट्रेनों की स्पीड है, ये डिफरेंस वाली स्पीड का रेशियो है। अब हम चलते हैं ऑप्शन पे। अगर ये चीज समझ गए कि रिलेटिव स्पीड का है, ऑप्शन पे जाइए। अभी यहाँ पर रिलेटिव स्पीड नहीं दे रखी, यहाँ पर दोनों ट्रेनों की पॉसिबल स्पीड दे रखी है, पर्टिकुलर स्पीड दे रखी है। तो आप ये चेक कर लो कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें दोनों ट्रेनों की जब अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तब जो रिलेटिव स्पीड होगी वो 45 का मल्टीपल होगी। क्या होगी, 45 का मल्टीपल होगी। और जब वो सेम डायरेक्शन में चलेंगी वो 15 का मल्टीपल होगी, यही चेक कर लो। अब हम चेक करने जाते हैं ऑप्शन पे। आप देखें अगर स्पीड 20 है, 45 है, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या स्पीड आएगी, 65। क्या 65 45 का मल्टीपल है, नहीं है, ऑप्शन चला गया। 45 15 ऐड करेंगे, 45 5 50 10 60 60, अगर क्या 60 45 का मल्टीपल है, नहीं है। इधर आ जाइए, 60 + 30 करेंगे 90, 90 45 का मल्टीपल है, बिल्कुल मल्टीपल है, 45 55 टू द 90 होता है, ये तो हो जाएगा। अगर मैं डिफरेंस निकालता हूँ 60 और 30 का, 30 आता है। क्या 30 15 का मल्टीपल नहीं है, बिल्कुल, 15 टू जा 30। यानी मेरा जो स्पीड पॉसिबल हो जाएगी वो हमारी सी ऑप्शन। डी वैसे भी नहीं, जो है दोनों का सम करेंगे 80 आएगा। 80 45 से डिवाइजिबल नहीं है, 45 का मल्टीपल नहीं है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो कुछ करना नहीं है, दो लाइन का सवाल है। टाइम 15 से 45, स्पीड 45 से 15। अब हम रिलेटिव स्पीड चेक कर लेंगे, उसका मल्टीपल देख लेंगे ऑप्शन में जाकर के। रिलेटिव स्पीड में जो आएगा, अपोजिट वाली स्पीड है, दोनों स्पीड का जो सम आना चाहिए वो 45 का मल्टीपल आना चाहिए, जो भी ऑप्शन दे रखा है। और ये अगर यहाँ पर ऐसा कोई भी ऑप्शन और अगर होता, अगर मान ले जिसे मान लेते हैं यहाँ पे 45 होता, तब तो फिर आप ऑप्शन ही नहीं लगा पाएंगे। तो अगर मान लो 45, अगर मान लो दोनों का सम करते सपोज दैट, और 45 हो जाता, तब फिर दिक्कत हो जाए। अगर मान लो यहीं पे 30 15 दिया होता, 30 और 15 दिया होता तो ये भी ऑप्शन पॉसिबल हो सकता था। 30 15 का सम भाई 45 हो रहा, 30 15 का डिफरेंस कितना हो रहा है, 15 हो रहा है।
45 भी 45 का मल्टीपल है, 15 भी 15 का मल्टीपल है। तो ये भी आंसर हो सकता था। पॉसिबल स्पीड, एग्जैक्ट स्पीड नहीं है। जैसे 45 गुना मान ले 90 दे देता है, सपोज दैट, कहीं भी दे, मान ले 90 दे दे, और मान ले और कुछ दे दे, मान ले 30 दे दे, 90 और 30 दे दे, तब भी देखिए 90 30 120, हाँ, तभी नहीं हो पाएगा। यानी दोनों स्पीड का जो सम होना चाहिए वो 45 से डिवाइड होना चाहिए, और डिफरेंस जो है वो भी 15 से डिवाइड होना चाहिए। तो ऐसे ऑप्शन अगर और भी अगर मैच खा जाते तो फिर क्वेश्चंस को हटाना पड़ जाता। इसलिए जो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर। तो ऑप्शन सी में दोनों स्पीड का सम 45 से डिवाइड है, डिफरेंस 15 से डिवाइड है बस। क्योंकि रेशियो रिलेटिव स्पीड का आया है, इसलिए मैं पूरा डिटेल में इसको समझा दे रहा हूं। अक्सर लोग इस पर जो है, और ये मत समझिएगा इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल पाएंगे कि 45 30 30 60 लेके आई, इसलिए भी लिखा पॉसिबल स्पीड, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि कोई आदमी है, वो 3500 रुपया पर मंथ खर्चा करता है जनवरी से लेकर जुलाई तक। जनवरी से जुलाई तक कितने महीने होते हैं आप जानते हैं? 7 महीना होता है जनवरी से जुलाई तक का। तो 7 महीने का 3500 के हिसाब से खर्च करेगा, कितना पैसा खर्च कर रहा होगा तो इतना मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके बाद अगस्त से देकर का दिसंबर तक खर्चा करता है, वो स्पेंड करता है कितने रुपीस? 3800, 3800। तो 3800 जो है वो बाकी 5 मंथ में खर्चा करता है, और 9000 रुपये वो कह रहा हो बचाता है। तो बताइए उसकी एवरेज इनकम क्या होगी पर मंथ? 12 महीने की बात है, 12 से डिवाइड करिए। ये पूरा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। 3500 का 7 गुना करेंगे 21,000, और 3500 और 24,500, ये हो गया। अगर मल्टीप्लाई में 5 दिया 15,000, और 4,000 19,000, और मैं इधर 9,000 और, तो आप जो लो 19 9 28,000, 28 4 32 20 52, 52,500। 12 से डिवाइड करना है। 12 4 जा 48, 4 12 3 36 7, 12 25 60, कितना आ रहा देखिए। 12 12 4 जा 48, 4 12 9 12 84 6, 4375 मेरा आंसर हो जाएगा। डिवाइड 52,500 को 12 से डिवाइड करना है, तो 4375 मेरा आंसर होगा। तो ऑप्शन ये आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। बेसिक क्वेश्चन था ये, देखिए क्या करना है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। अब इसमें क्या करें, इसमें मैं इसे कह रहा कि 83 200 बार डिवाइड करना। देखिए भाई क्या है, 83 तो 83, टू पहले ये आपने पढ़ा नहीं है जो सिंप्लीफिकेशन में पहले डिवाइड करते हैं। तो 238 को 17 से डिवाइड करिए, देखिए कितना आ जाएगा। 14 आ गया, डिवाइड कर लीजिएगा, और -64, तो 83 हो गया। 64 और 14 पर मैं देखता हूँ, दोनों ऐड करके 64 माइनस कर दीजिए, या 14 माइनस करिए 64 में से, तो -50 हो जाएगा। तो 33 मेरा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 33। ये तो बहुत ही बेसिक हो गया। कुछ मत करिए, इन दोनों को ऐड करके 64 माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम लोग। ये देखिए क्या कह रहा है आपसे। 54 में कह रहा है आपसे, ये भी अच्छा क्वेश्चन आपका है। आपसे कह रहे हैं कि एक पॉपुलेशन है 10% हर साल इंक्रीज होती है, 3 साल बाद कह रहा है, और पॉपुलेशन इनिशियल 2 लाख है, तो 3 साल बाद बोल रहा है कि 2,66,200 हो जाएगी। चेक कर लेते हैं। 10% की रेट से, फिर देखिए नेट रेट की बात आ गई। 3 इयर्स का, 3 साल का नेट रेट क्या होता है? क्या ऐसा पढ़ाया नहीं गया ओरल? जाके परसेंटेज क्लास देखिए, सबको पता है 33.1%। ये इतने का इंक्रीमेंट होगा। कितने का इंक्रीमेंट होगा? अगर मैं दो, आप बताइए, अगर इतने का इंक्रीमेंट है, 2 लाख रख दीजिए, 2 लाख पॉपुलेशन थी, कितनी हो गई? 2,66,200 हो गई, यानी 66,200 का इंक्रीमेंट हुआ है। अब हम इंक्रीमेंट चेक नहीं कर पाओगे। 2 लाख में 5 जीरो होता है, उससे अगर 33.1% निकालोगे तो देख लो कितने का इंक्रीमेंट हुआ है। परसेंट से 2 जीरो चला जाएगा, एक पॉइंट से 1 जीरो चला जाएगा। 331 का 20 गुना करोगे, 1 जीरो, देख लीजिए कितना, 5 जीरो था, परसेंट से 2 जीरो चला गया। और हाँ, अब 200 बचा, और पॉइंट से 1 जीरो चला जाएगा, 200, 2 जीरो बचेगा, 2 जीरो बच गया। अब 331 का 2 गुना करोगे, 662 आएगा, देख लीजिए। तो 66,200 आप देख पा रहे हैं इंक्रीमेंट हो गया। भाई डबल जीरो से 2 जीरो, 0.1 से ये चला जाएगा, 200 बच जाएगा।
तो 66,210 इंक्रीमेंट हो रहा, दे भी रहा है इंक्रीमेंट उतना हो रहा है, इसका मतलब बात सही है। तो यानी एजर्सन आपका सही हो गया। जब एजर्सन, रीजन चेक कर लीजिए, रीजन में एक फॉर्मूला दे रखा है, बिल्कुल राइट फार्मूला है। अगर आप देखेंगे SCI वाला फॉर्मूला देखिए, सक्सेसिव वाला वही दे रखा है कि अगर पॉपुलेशन इनिशियल P है और रेट इस तरह से बढ़ रहा है R/100 से, तो टाइम दे रखा है यानी, ये बात बिल्कुल सही है। इसी पे तो बेस्ट सवाल लगता है, अगर आप रखते हैं निकालेंगे तो आंसर उसी तरीके से आ जाएगा। यानी अगर पॉपुलेशन की जगह अगर आप 2 लाख रख देते हैं और 1 प्लस रेट है 10%, 10/100 करेंगे तो 10/100 कर दिए, 3 गुना कर दिए, सॉल्व कर लीजिए तो वही आपका 2,66,200 आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 1/10 11/10 का क्यूब आएगा, सॉल्व करेंगे वही आएगा। तो यानी ये फॉर्मूला भी सही है और मैंने आपको बता भी दिया कि किस तरह से इंक्रीमेंट होकर के आता है, देख लीजिए, है ना। तो दोनों चीजें सही ऑप्शन, यानी दोनों जब सही हो गया इसका मतलब क्या, राइट हो गया है, ये राइट हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। ये बताइए बताइए, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, देख लीजिए क्या होगा। असेंडिंग का मतलब होता है सबसे छोटा लिखना है, सबसे छोटा आप देख पाए 1/3 का मतलब क्या होता है। तो 1/3 कितना होता है, 33। 1/3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/3 का 1/1:3 का मतलब 1/3, 33.33%, सब जानते हैं। 1/4 का मतलब 25%। 2/7 का मतलब क्या, 1/7 होता है कितना, 1/7, 2 बाई, देखिए 1/7 14% होता है, 14.28, 2/7 करेंगे 28 पॉइंट समथिंग, 56% होता है। सारा बोला 3/8 37%, किसको नहीं पता यार। 5/8 करेंगे, एक 1/8 12.5, 5 का 62%। बताइए, सारा परसेंटेज चार्ट जा करके देख लीजिएगा, परसेंटेज चार्ट पूरा लिखाया गया है। 1/3 क्या होता है, 1/4 पे दिखाया, 1/7 की वैल्यू अगर पता, 2/7 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 1/5 20%, 3/5 दिया था ना। हाँ ये देखिए, ठीक है, तो वह 3/5 है, 1/5 20%, 3/5 60% होता है। ये 60 हो गया, ये 1/8 12.5 तो 62 हो जाएगा, तो निकाल नहीं लेंगे, सब तो निकल ही गया। कौन सबसे छोटा, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा लिखा है, सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, बी दिख रहा है। जब सबसे छोटा बी है तो ये वाला ऑप्शन ये चला गया और ये वाला ऑप्शन चला गया। अब बी, बी के बाद सबसे छोटा कौन सा आ रहा है, बी के बाद सबसे छोटा सी आ रहा है। तो बी के बाद सी कहाँ दिख रहा है, यहाँ आंसर हो गया। भाई बी, बी कितना आपका है, 28 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, बी आपका इतना 80, तो बी कितना 25%, सी कितना 28 पॉइंट समथिंग है, तो बी के बाद सी आएगा। तो ये तो पूरा ओरल था, इसमें कुछ करना ही नहीं था, 5 5 सेकंड का आंसर था ये। आगे चलिए। अरेंज द फॉलोइंग प्रपोर्शन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए 1/13 कितना होता है, ये भी उसी तरीके से देखिए आ गया। अगर मैं चेक कर पाऊँ, 1/13 कितना होता है, 7.6 के करीब में आता है। 1/13 देखिए तो 7.7 का अगर मैं 3 गुना करूंगा तो 23, देख लीजिए कितना, 91, एक 22 23% करीब में आएगा। अभी अगर इसका 4/17 देखता हूँ, एक बार थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, आपको क्या लिखना, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, डिसेंड सबसे बड़ा लिखा जाएगा। ये भी देखिए अगर 17 है, 1/17 की वो निकालेंगे, 100 निकाल लीजिएगा। तो ये भी 1/17 जो होता है 17, लगभग 6% होता है, तो 6% का मतलब है कि 24% से थोड़ा सा कम, 23% के आसपास होगा लगभग। आप निकाल लीजिएगा इस कैसे निकलता है। 1/17 की फ्रैक्शन वैल्यू जाके 4 से मल्टीप्लाई, 1/19 जो होता है 5 पॉइंट समथिंग होता है, तो ये 25% समझ लीजिएगा आसपास है। अगर अगर ये 20 होता तो 25 आता, 20 होता कितना, 25, 25 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, 25 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। 15, 1/15 6.66 करीब आता है। तो अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44% के आसपास ही आएगा। और 2/5 तो आप जानते हैं 40% होता है। तो आप देख लीजिए कौन सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, सबसे ज्यादा कौन आ रहा है, डी। तो सबसे ज्यादा अगर डी आ रहा है तो इसका मतलब ऑप्शन कौन, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, सबसे बड़ा पहले लिखा जाएगा। तो सबसे बड़ा पहले डी आएगा, तो मेरा आंसर हो गया। तो सब लगाने की जरूरत ही नहीं, खाली ऊपर चेक कर लो एक बार सबसे बड़ा कौन सा है, तो आपको दिखाई दे साफ साफ। देखिए 1/15 जानते हैं कितना होता है, फ्रैक्शन वैल्यू अगर आप परसेंटेज में देखेंगे तो 6.66 करीब में होता है।
अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7/15 तो 44 के करीब में आएगा, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। 2/5 सभी जानते हैं कि 1/5 20%, 2/5 40% होता है। ये 25 के आसपास। बाकी आपको मिलाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यही डी से ही मालूम चलेगा, डी सबसे पहले आएगा, आंसर हो जाएगा। बाकी नहीं, मिला मिला के। अब बहुत से लोग क्या करें, मिला मिला के लिखना शुरू करेंगे, मिला के लिखना शुरू नहीं होता, सबसे बड़ा दे करके आंसर कर। आगे चलते हैं हम लोग। 57 देखिए, सब इसी में कर दे रहा हूँ। कर एरिया ऑफ राइट है, देखिए एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल पूछा है, क्या होता है हाफ। दोनों को मल्टीप्लाई करिए, क्या होता है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइस। तो 7 × 10 करके 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 35। ये 35 दे रखा है, इसका मतलब ये वाला तो राइट हो गया। ए अगर राइट है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन चला गया। अब ये राइट होगा तो बी चेक कर लो। बी में क्या कर रहे हैं, बी इसमें देखिए, अब बी चेक ही नहीं करा, इसमें बी आ ही नहीं रहा दोनों में, तो बी चेक ही मत करो। सी की बात कर रहा है, एरिया ऑफ सी, हाँ सी चेक कर सकते हो। एरिया का है, रेक्टेंगल का एरिया कह रहा है, अगर 11 सेंटीमीटर लेंथ है, अगर मान ले उसकी साइड्स 11 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर, तो एरिया इतना होगा बिल्कुल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है लेंथ साइड का प्रोडक्ट होता है। तो रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो साइड का प्रोडक्ट होगा, तो यानी 11 × 70 करेंगे 770 होगा, जो कि दे भी रखा 770। इसका मतलब सी तो राइट है। अगर सी राइट है और आप देख पा रहे इसमें सी तो है ही नहीं, यानी डी ऑप्शन चला मेरा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यही आप चेक करना, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो ऑप्शन को एक क्वेश्चन लगाओ, ऑप्शन को एलिमिनेट करते चले जाओ, है ना। ऑप्शन को क्या करो, एलिमिनेट करते चले जाओ। अच्छा बी को, बी ए सही था तो हाँ दोनों कैंसिल हो गया था, चलो ठीक। वैसे भी देखिए बी गलत है आपका, अगर 12 सेंटीमीटर साइड एरिया क्या होगा 144 होगा, 12 का स्क्वायर करोगे तो। बेसिक क्वेश्चन था। ये वाला जो क्वेश्चन था एनटीए ने ड्रॉप आउट कर दिया था, इसको निकाल दिया था, क्योंकि इसमें ऑप्शन सारे मैच कर रहे थे। तो ये एनटीए ने इसको क्या कर दिया था, ड्रॉप कर दिया था, ठीक है, निकाल दिया था। ये नहीं लिया गया था, काउंट नहीं किया गया था। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है आपसे। बोला है देखिए, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कॉम्प्लेक्स में मैच कराना है यार। स्ट्रेट एंगल का किससे मैच करेगा, 180 डिग्री, यानी बी का फर्स्ट कहाँ दिख रहा है, बी फर्स्ट कहाँ है? यहाँ देखिए बी फर्स्ट है, यहाँ पे थर्ड कैंसिल हो जाएगा, फोर्थ कैंसिल हो जाएगा। डायरेक्ट वैसे स्ट्रेट एंगल कितने में होता है 180 डिग्री, तो बी का फर्स्ट खत्म हो गया, क्वेश्चन ही नहीं। 60 देख लिया जाए। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी ऑल साइड सेम हो। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, ऑल साइड्स क्या हो, सेम हो, या ईच जो एंगल होता है उसका वो कितना होता है 60 डिग्री। तो मिला लीजिए, देखिए कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है। तो आप देख पा रहे हैं ट्रायंगल विद ईच साइड ऑफ बीइंग 5 सेंटीमीटर है, ऑल साइड सेम, तो क्या है? यही तो मैच कर रहा है कि सबकी साइड क्या होनी चाहिए, ट्रायंगल विद ईच साइड बीइंग 5, सभी साइड सेम होनी चाहिए। ए मैच कर रहा है थर्ड से। तो आप देख रहे हैं यहाँ 2 से है, वहाँ 1 से है, यहाँ 4 से, आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ ए थर्ड से है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था देखिए हमने करा दिया है। तो बहुत सारा बेसिक क्वेश्चन था, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। ये सब परसेंटेज चार्ट बस देख करके आंसर करना है यार। परसेंटेज चार्ट एक बार देख, दोनों क्वेश्चन परसेंटेज पे था, आराम से कर लेना। तो कुछ था नहीं इसमें, ठीक है। तो हमने सारे क्वेश्चन यहाँ पे करा दिए हैं आपके। बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछता है, इसलिए ज्यादा इसमें मैथ्स की टेंशन आपको नहीं लेनी। जितनी क्लास व्लास में कराया जाता है बेसिक, वही क्लास का अगर आप कर लेंगे तो आराम से पूरा 100% एग्जाम में करके चले आएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, ये तो सारे क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने, तो इस तरह से जो है हम लोगों ने सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आई थिंक आपको, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में यहाँ पे आए होंगे। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि CQP 11 की भी तैयारी करते हैं, उसमें बहुत सारे टिप्स में कोर्सेज हैं, वहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं। आप जानते हैं कि टिप्स की कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एम पी एम आई आर जो हमारा BHU का कोर्स है उसको टारगेट करते हैं। LLB को तो सभी लोग, बहुत सारे स्टूडेंट दे ही रहे हैं। तो 30 जैसे यहाँ भी यार बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो अगर आप CQP 11 के थ्रू
की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको जो रैंक लानी होगी वो बहुत अच्छी लानी होगी, मार्क्स बहुत अच्छे लाने होंगे। तो जो भी आपका 13 से 15 14 क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वांट सेक्शन से आता है, उसमें आपको 100% आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना, अगर आप अच्छे रैंक चाहते हैं, टेस्ट में अगर एडमिशन चाहते हैं। तो हम ऐसे बहुत से लोगों की अगर काउंट वगैरह अच्छी नहीं, तो आप जानते हैं कि थोड़ा सा प्रैक्टिस वगैरह आपको वहाँ पे करनी पड़ेगी। तो अगर कोई भी स्टूडेंट अगर इस बार CQP 11 का पेपर दिया है और उसका पेपर सपोज दैट इस बार मान लेते हैं कि खराब चला गया है, नहीं तैयारी थी, क्वांट से या खराब चला गया, अभी जो भी अदर सब्जेक्ट थे उसमें उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? या ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने तैयारी अपनी कंप्लीट कर ली थी, बट बहुत सारा उनको मालूम का पेपर विद इन टाइम नहीं कर पाए और पेपर जल्दी सॉल्व नहीं कर पाए, है ना? अगर इस तरह कोई कमियां रह गई हों, तो दोनों स्टूडेंट के लिए मैं यहाँ पे एक डिटेल में आपको कुछ जो है सजेस्ट करूंगा। सबसे पहली बात हम बात कर लेते हैं ऐसे स्टूडेंट्स जो इस बार जिनका कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर था लेकिन पेपर उनका सही नहीं गया, प्रैक्टिस की वजह से नहीं चला गया। तो अगर प्रैक्टिस नहीं करने की वजह से गया पेपर खराब, तो उनके लिए अभी कॉन्सेप्ट की तरफ से हमारा जो ये देख रहे हैं कि ई बुक हमारी है, इसको आप परचेज कर सकते हैं। इसके अंदर 3000+ क्वेश्चंस हैं और सारे जो भी सेक्शन CQP 11 के पेपर में आते हैं, सारे सेक्शन के यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं। इंग्लिश है, कंप्यूटर है, जनरल अवेयरनेस है, लॉजिकल रीजनिंग है, क्वांट है। और जो भी लेटेस्ट पैटर्न जिस तरह से अभी एनटीए पूछ रहा है उसी पे बेस्ड हमारी ये बुक है। इस बुक को परचेज करके और जितने भी क्वेश्चंस इनकी प्रैक्टिस करके आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट पिछले 5 जब CUT नहीं भी आया था उससे पहले MBA की प्रिपरेशन और LLB की प्रिपरेशन करा रहा है। तो हमारे कंटेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे ऑथेंटिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज़ हम लोग अपडेटेड किए हुए हैं। तो इस ई बुक को थ्रू अपनी प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि मॉक का बहुत अहम रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके पेपर में। तो CUT LLB 2027 कह सकते हैं CQP 11 का जो पेपर के लिए जो हमारा मॉक है वो 20 फुल लेंथ मॉक भी हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है। उसके अंदर आपको 115 से सेक्शनल टेस्ट भी मिलेंगे। तो इस मॉक को परचेज करके अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं आप। जैसे पेपर बहुत से लोगों का छूट जाता है, विद इन टाइम पेपर नहीं कर पाते हैं, तो जिसके लिए आपको मॉक की प्रैक्टिस करनी होती है। तो हमारा आपका जो है ये मॉक भी हमारा आ चुका है, तो आप इस मॉक को भी ले लीजिए। अगर अब मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनका मतलब कि कॉन्सेप्ट कह रहे हो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं बट हम प्रैक्टिस वगैरह नहीं कर पाए, मॉक वगैरह नहीं दिए थे जिस वजह से हमारा पेपर खराब गया, ये दोनों चीज़ें अब आ गई हैं, इनको आप ले करके अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। आप आराम से जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्कोर कर पाएंगे। इसको लेंगे कहाँ से? इसको अभी कॉन्सेप्ट हमारे जो वेबसाइट है वहां से आप परचेज कर सकते हैं। इसको जो है जो हमारा अभी कॉन्सेप्ट का जो क्या नंबर है ऐप है वहां से आप परचेज कर सकते हैं। दोनों जगह से आप ले सकते हैं, चाहे वेबसाइट से ले लीजिए या फिर ऐप से ले सकते हैं। ठीक है, अगर कोई इंक्वायरी है तो 9450808009 जो हमारा ये नंबर है, यहाँ पर अगर कुछ भी इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो यहाँ पर अगर आप मैसेज करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। CUT PG LLB या CQP 11 का जो अदर ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर्स हैं कि अगर पेपर आपको चाहिए, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है ना अभी कॉन्सेप्ट का, तो वहाँ पर आप लिंक हम लोग लिंक शेयर कर देंगे। तो वहाँ पर अगर आप ऐड हो जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे हमने सारे पेपर डाल रखे हैं, वहाँ से भी पेपर ले सकते हैं, अदर ईयर्स के पेपर मिल जाएंगे। और अदर ईयर्स के अगर आप सोल्यूशन जो PYQs हैं अदर ईयर्स के CQP 11 के, उसको भी हमने यूट्यूब पे डाल रखा है। तो हमारे अभी कॉन्सेप्ट का यूट्यूब चैनल, वहाँ पर जा करके आप सारे सोल्यूशन को देख सकते हैं। ठीक है, ये तो बात रही जिन्होंने तैयारी वगैरह कंप्लीट कर दी, थोड़ा सा उनकी प्रॉब्लम है मान ली प्रैक्टिस वगैरह में, तो उनके लिए बात बताई मैंने। अब हम बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट इनका कॉन्सेप्ट वगैरह मान ली क्लियर नहीं है, रीजनिंग वगैरह अच्छी से समझ नहीं आ रही है, या फिर कहीं प्रॉब्लम क्वांट में प्रॉब्लम आ रही है, या किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, और या तो फिर जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए हमने CUT LLB 2027 का बैच हमारा आ चुका है। उसको आप जो है परचेज कर सकते हैं। और अभी से अगर आप तैयारी करेंगे थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो लास्ट तक आपका पूरा जो है कंप्लीट हो जाएगा। इस बैच की खास बात क्या है, इसके अंदर आपको फिर अलग से ना तो कोई ई बुक लेने की ज़रूरत है, ना तो कोई आपको जो है इसमें जो है मॉक टेस्ट सीरीज लेने की ज़रूरत है। दोनों इसके अंदर रहेंगे।
और सारी क्लासेस जो है आपको जो है एक फॉर्मेट में मिल जाएंगी। पूरा बेसिक से पढ़ाया गया है, चाहे वो क्वांट हो चाहे वो रीजनिंग हो, जितने भी सेक्शंस आपके पूछे जाते हैं सारे सब्जेक्ट की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। वहां से आप पूरी क्लास को कंप्लीट करिए। ये बुक आपको मिल जाएगी, वहां से आप प्रैक्टिस करिए, फिर देन आप मॉक दीजिए। ये पूरा कंप्लीट पैकेज है। बस में यहाँ से अगर आप बैच को परचेज करेंगे तो फिर आपको कुछ भी अदर से कहीं कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, ना कुछ देखने की जरूरत है। सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। और सारे नोट्स है, प्रैक्टिस है, कैलकुलेशन क्लासेस हैं, ठीक है। हर जितना PYQs है, यहाँ पर आपको काउंसलिंग सपोर्ट भी मिलेगा। डाउट ग्रुप रहता है, वहाँ पर कोई डाउट्स आप पूछ सकते हो। तो इस पूरे बैच को भी आप अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट aviconcept.com से ले सकते हैं, या अभी कॉन्सेप्ट के ऐप से आप परचेज कर सकते हैं। और मैंने आपको मोबाइल नंबर बता ही दिया, 94 वाला हमारा जो मोबाइल नंबर है। वहाँ पर अगर आप कोई इंक्वायरी चाहते हैं कोर्स से रिलेटेड, मॉक से रिलेटेड, ई बुक से रिलेटेड, तो या पूरे जो है कुछ भी इंक्वायरी चाहते हैं, तो वहाँ पर अगर आप मैसेज करेंगे तो वहाँ पर आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। ये पूरी चीज़ें आपको बतानी थी। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो ठीक, जैसे कुछ भी अपडेट होता है और जैसे भी और भी क्लासेस आती हैं तो फिर आपको हम लोग आगे अपडेट करते हैं।